देखिए हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां गांधी मैदान में छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर अब पुलिस का पक्ष सामने आया है। एसपी अमन कुमार ने कहा है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक मशाल जुलूस और पुतला दहन के दौरान विवाद बढ़ा और प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए हैं। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जिनकी भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मैदान में देखिए छात्र लोग जुटे थे और कई नेता लोग जुटे थे जो कि मशाल जलाने के लिए आए थे और प्रदर्शन करने के लिए आए थे। उनको वहां पर पुलिस बल से उनकी झड़प हो गई और झड़प के दौरान हल्का बल का प्रयोग किया गया और भीड़ को जो है तितर बितर किया गया। कुछ पत्थर भी उधर से चलाए गए, जिसमें कुछ पुलिस के पदाधिकारी और जवान घायल भी हुए, जिनका इलाज कराया गया और उसमें अग्रतर एफआईआर करके हम लोग जो भी लीड कर रहे थे उन पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब सियासी टकराव में बदलता दिख रहा है। पुतला दहन के दौरान छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। बाबूलाल मरांडी का दावा है कि छात्रों पर हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पहले से तैयारी थी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार और जेएमएम पर निशाना साधते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मरांडी ने अपने सवालों के केंद्र में उन चेहरों को रखा है जो कथित तौर पर नकाब के पीछे छिपे थे। साथ ही उन्होंने उन व्हाट्सएप ग्रुप संदेशों की भी जांच की मांग की है, जिनसे कथित तौर पर पहले से तैयारी के संकेत मिलने का दावा किया जा रहा है। दरअसल रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में पुतला दहन के दौरान छात्रों और जेएमएम समर्थकों के बीच टकराव की खबर सामने आई है। रांची में पुतला छीनने को लेकर विवाद बढ़ा, जबकि हजारीबाग में भी झड़प की स्थिति बनी। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों पर हुआ हमला महज मौके पर हुआ विवाद था या फिर इसके पीछे पहले से कोई तैयारी थी। ये सवाल है, मैं कह रहा हूं झारखंड के नौजवान चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, अगर उनके साथ अगर उनकी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है और उस पर अगर पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो कदापि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कल जो इन्होंने गुंडागर्दी की जो राज्य के अनेक जिलों में, वो हिटलर की नाजी पार्टी और नाजी पार्टी के जो सीक्रेट पुलिस थी गेस्टापो, उसकी याद दिलाता है। इसी तरीके से गेस्टापो के जवान खड़े रहते थे और नाजी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारी थे उनको पीटते थे। तो हिटलर की राह पे जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और जिस तरीके से मैसेज सर्कुलेट किया गया जिला समितियों में 4 बजे जुटिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद वही जिला समितियों से जमकर छात्रों की धुनाई हुई। रांची का वीडियो स्पष्ट आया है कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम है वो छीन रहे हैं, महिलाओं से छीन रहे हैं साहब। उनके ओढ़नी को खींच दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और छात्रों की बर्बरता से पिटाई की। ना सिर्फ पुतला छीना बल्कि जमकर पिटाई की और पुलिस पूरे समय उनका साथ देती रही। जेपीएससी विवाद और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पूरे नियुक्ति प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और प्रदर्शन से जुड़े फुटेज की जांच की भी बात कही है। वहीं चंपाई सोरेन ने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जेपीएससी नियुक्ति मामले में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। जांच करानी ही होगी। झारखंड नहीं, पूरा देश इस मत के साथ है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और कल फुटेज निकालकर, पहला मांग सीबीआई जांच, दूसरा हमने सेटर्स वाली फिल्म की बताई, तीसरा हम बता रहे हैं कि जो कल जो लाठियां जिन पे चली फुटेज निकालकर जो भी लोग हैं उन पे एफआईआर को उनको अरेस्ट करो। धन्यवाद। जेपीएससी में चाहे एसएससी में जो नियुक्ति में उसको सीबीआई जांच हो, यही एक मांग था।
आज हजारीबाग के छात्रों को देखकर मन दुखी है। आखिर इन छात्रों का कसूर क्या है? ये सिर्फ अपने हक और अपने भविष्य की बात कर रहे हैं और उन लोगों से भी पूछना जरूरी है जो इस कार्रवाई का हिस्सा बने। क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या कभी वे खुद अपने बच्चों की परीक्षा और उनके भविष्य के लेकर परेशान नहीं हुए? हेमंत सरकार से सीधा सवाल है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चलाने की क्या जरूरत पड़ी? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा हो। कल की जो घटना है इमरजेंसी को याद दिलाता है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी असम में आकर के देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लगाया था और लोगों के अधिकार को, उनके आवाज को दबाने का काम किया था, आज उसी प्रकार से हेमंत सरकार भी जो है, झारखंड की वर्तमान सरकार जो है, वह अहम में आज डूब चुकी है और उस पर इस तरह के घात लगाकर जेएमएम के द्वारा हमला करना यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहते हैं कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता छात्रों के ऊपर जो लाठी डंडा नहीं चलाना चाहिए, और भी जो सरकार का पुलिस का मौजूदगी में ये लाठीचार्ज होना दुर्भाग्य। वहीं इस मामले पर जेल के विधायक जयराम महतो ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही आने वाले समय में छात्र आंदोलन और तेज करने की बात कही। लेकिन झारखंड में पहली बार ऐसा देखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता दौड़ा कर छात्रों को मारने पीटने का काम किए। रामगढ़ में उनके एक नेता की मां का दूध पिए तक का चुनौती दे डाले। ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवहार है? कौन सा लोकतांत्रिक आचरण है? बहुत ही आश्चर्यजनक कि उनको इतनी हिम्मत कैसे मिली। दूसरी बात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आश्चर्य की बात है, जो प्रेस में बैठे थे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया कि आपको किसने अधिकार दिया है लाठीचार्ज करने का। मैं छात्रों को स्पष्ट कहूंगा, अगर सरकार इस पर मौन रहती है, आप भी चिन्हित करिए। जब वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, उनमें अनुशासन नहीं है, तो छात्र अनुशासन का ठेका लेकर रहेंगे। अब कांग्रेस ने छात्रों के पक्ष में खड़े होने की बात कहते हुए बीजेपी पर उन्हें दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि वायरल चैट में कहीं भी छात्रों के साथ मारपीट की बात नहीं लिखी है और बीजेपी इसी चैट के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उकसाने का काम कर रही है। और वो चैट में क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट पे लाठी मारो? नहीं, चैट में लिखा हुआ है कि कोई कार्यक्रम उसमें आने के लिए, जो बाबूलाल जी के मरांडी के जब से जो चैट को ट्वीट किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ उस चैट से बहुत सारे माने आज के हैं, 3 दिन पहले के हैं कि बाद के हैं, ये कोई बहुत नहीं है। ये दिग्भ्रमित करने वाला बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कल उनके मांडर से जो विधानसभा से इलेक्शन लड़े थे। बड़ी खबर धनबाद से, जहां बरवाड्डा थाने में विधायक जयराम महतो और मुखिया समर्थकों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। थाना परिसर रणक्षेत्र में बदल गया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। मारपीट में बड़ा पिछड़ी पंचायत की मुखिया यशोदा देवी के बेटे प्रदीप रजक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फर्जी हस्ताक्षर मोहर लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में मुखिया प्रतिनिधि ने शिकायत की थी। इसे लेकर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाई। इसी मामले में पैरवी करने पहुंचे डुमरी विधायक और उनके समर्थकों के बीच थाना परिसर में जमकर हंगामा शुरू हो गया। मुखिया जी का मोहर से फर्जीवाड़ा करके दस्तखत किया था, वो दस्तखत भी सही नहीं है, मोहर भी बनाया गया था। उसका यहाँ थाना में इसका हम लोग एफआईआर लॉन्च किए थे और एफआईआर लॉन्च करने के बाद जब उसको जांच पड़ताल किया, पकड़ा गया तो उसने कबूल भी किया। यहाँ कबूल करने के बाद माननीय डुमरी के विधायक जयराम महतो जी ने उल्टा हम ही लोग को गाली गलौज करता है और बहुत सारी जांच कीजिएगा तो और निकल जाएगा। कौन किया था? गणेश दास किया था। इसका माइंड मास्टर दिलीप चौधरी है। उसको हम बोल रहे थे, विधायक जी आप गलत का सपोर्ट क्यों करने आए? तू नटिया मेरा पूरा कब्जा दिया नाखून से। तब उसका हाथ हम पकड़े, तब हम देखे हाथ जब टच किए तो देख रहे ब्लड आ रहा है। जान पूरा नट्टी तो मेरा हाथ फूल रहा था। हाँ, जान मारने के लिए। क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार रजक। रामगढ़ के बड़काकाना स्थित हेहल फैक्ट्री में 3 इंजीनियरों की मौत के बाद ग्रामीणों और मजदूरों में भारी आक्रोश है। घटना से नाराज ग्रामीणों और मजदूरों ने
रामगढ़ पतरातू 4 सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। सड़क जाम होने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और आवागमन प्रभावित है। आक्रोशित ग्रामीणों और मजदूरों का कहना है कि घटना की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी दिनों से एसी के लिए बोला जा रहा था, लेकिन इन्होंने लापरवाही किया। एसी नहीं लगवाने की वजह से कंट्रोल रूम में जो पैनल है ओवर हीटिंग हुआ। ओवर हीटिंग की वजह से टरबाइन ओवर स्पीड थी जिसको कंट्रोल नहीं कर पाई। जब टरबाइन कंट्रोल नहीं हुई तो उसमें आग लगी, ब्लास्टिंग हुआ। ब्लास्टिंग के दौरान अपने 3 आदमी ख़त्म हो गए। मारे सेफ्टी डिवाइस को मारे ओवर स्पीड वाले को, लेकिन वो कुछ रीड नहीं किया, कुछ काम नहीं किया और कुछ भी रिले काम नहीं करने लगा और कुछ नहीं काम करने लगा, जिस कारण से हादसा हो गया। तुरंत एकदम ब्लास्ट हो गया। आनंद फानन में 1-2 जो बचे दौड़ दौड़ के कूद के वो बच गए, बाकी सारे कुछ। यही चाहते हैं कि जो मृत्यु हुई है 3 लोगों को वो सही मुआवजा मिलना चाहिए और हम लोग जितने काम कर रहे हैं हम लोग को वेतन मिले और हम लोग एक प्लांट में काम नहीं करेंगे। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां थाना क्षेत्र में पास बाइक और मिनी बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ओवरटेक के कारण रांची की ओर से आ रही मिनी बस से उनकी बाइक जा टकराई और मौके पर ही दोनों बाइक सवार युवकों ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रामगढ़ रांची ओल्ड NH-33 को जाम कर दिया। इस दौरान गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ग्रामीणों को शांत कराने में जुटी। 12:20 में ये लोग रामगढ़ कॉलेज लेके जा रही थी पटेल चौकी और उस दरमियान बोकारो से सिटी रेड, जो गाड़ी नंबर अभी याद नहीं है लेकिन थोड़ा देर में बता देंगे, दोनों का बीच टकराव हुआ और एमटी गाड़ी जो है बजाज का यमाहा का, जो दोनों लड़का बीच था वो आयान का नाम था और वो अमर, जो दोनों स्पॉट कर चुका है। सरायकेला के चांडिल में चिलगू के पास NH-33 पर इथेनॉल से भरा एक टैंकर अचानक पलट गया। हादसे के दौरान टैंकर की चपेट में 3 गाड़ियां आ गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टैंकर पलटने के बाद इथेनॉल सड़क पर फैलने लगा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। बताया जा रहा है कि इथेनॉल को जर्किंग में भरकर सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह के धनवार में राखी कुमारी की संदिग्ध मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। हालांकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिजनों का आक्रोश भड़क गया। खेचरंभा गांव में परिजन सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद भी परिजन अब तक नहीं माने और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। राखी के मायके वालों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। बच्ची मेरे भैंसुर बेटी है। अच्छा, कैसे क्या घटना हुआ है? घटना हुआ, उन लोग सब मिलके जितना घर परिजन है सब मिलके मार दिए। कौन कौन लोग इसमें होगा शामिल साहब है, उसका गोतनी है, सास है, ननद है, दोनों गायत्री है, बेबी है, वो बबलू है, उसका भैंसुर है, उसका ससुर है, 2 गो जेधी है, 2 गो जोत है, सब मिलकर मारा है। तो आप लोग को सूचना कौन दिया और कैसे मिला? बबलू जी ने हम लोग कब सूचना दी? जो दामाद लगता है? हाँ, मेरा दामाद लगता है। सो राखी देवी, जिनके पति बबलू यादव हैं, जो खेचरंभा के रहने वाले हैं, धनवार थाना क्षेत्र की, उनकी डेड बॉडी मिली थी उनके घर से। तो इस मामले में थानेदार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंच के बॉडी को सीज किया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मृतक के परिजनों के द्वारा सड़क को जाम किया गया था धनवार थाना क्षेत्र के बाहर ही, जिसकी वजह से काफ़ी लंबी कतारें लग गई थी गाड़ियों की। फिर मुझे जब सूचना मिली तो मैंने आकर इसमें जो परिजन जिन्होंने सड़क को जाम किया था उन्हें मैंने आश्वासन दिया, उन्हें समझाया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें एक अरेस्टिंग भी हुई है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध से जुड़े विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। धारदार चाकू से युवक ने अपने गले को काट लिया, जिन्हें गंभीर हालत में MGM में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विजय टोप्पो पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। उसके बच्चे भी हैं।
किसी बात को लेकर विजय टोप्पो और जोबा मार्डी के बीच विवाद हो गया था। और अब बात एक ऐसी खबर की जो आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि रांची में कार्गो पैंट पहनने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई का मामला सामने आया है। दावा है कि कार्गो पैंट पहनने के कारण छात्र चांदी तिवारी को बीती रात डिटेन किया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक छात्र के कपड़ों को लेकर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी? क्या कार्गो पैंट पहनना किसी नियम का उल्लंघन है? और अगर नियम है तो वह नियम क्या कहता है? इस पूरे मामले को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के पहनावे के आधार पर उसे डिटेन किया जा सकता है? प्रशासन के पास इस कार्रवाई का क्या कानूनी आधार है? फिलहाल छात्र को किन परिस्थितियों में डिटेन किया गया, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मामला सामने आने के बाद रांची में इसे लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है। तानाशाही तो फिर क्या है बताइए? तानाशाही तो फिर क्या है बताइए? तानाशाही से फिर क्या है? नहीं तो पहन सकते हो, 20 दिन से पहने नहीं तो पहन सकते हो उसको। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? पुलिस में है। क्या है? ये मैं शुरू से मेकअप लाई नहीं। इसको भेजना नाम क्या है? नाम क्या है? लोअर बाजार का कहाँ है पेट्रोलिंग? लोअर बाजार का पेट्रोलिंग भेजवा इसको, केस करवा के इसको भेजवाते हैं। ये कैसे पहन लिया? तुम ऐसे तो पहन लिया। तुम्हारा अपने आप में पेट्रोलिंग जय आप जय सर, ये जय 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 मिलता है दुकान में, खरीद के पहने। अच्छा जाओ ना बाबू, जाओ ना, जाओ छोड़ो जाओ। झारखंड के नक्सलियों का नया ठिकाना इन दिनों जेल बन गया है। राज्य के विभिन्न जेलों में वर्तमान में 1000 से ज्यादा नक्सली कैद हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की विशेष नजर इन दिनों झारखंड के जेलों में है। गुमला पुलिस की ओर से जेजेएमपी के जोनल कमांडर रामदेव लोहरा की गिरफ्तारी के बाद अब झारखंड में वांटेड नक्सलियों की संख्या मात्र 17 रह गई है। अब पुलिस की नजर उन कुख्यात नक्सलियों पर भी है जो जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। पुलिस को आशंका है कि जेल में रहते हुए भी ये नक्सली अपने पुराने संपर्कों के जरिए संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। नक्सलियों को गिरफ्तार किए है झारखंड पुलिस और जो अदर पैरामिलिट्री एजेंसीज हैं, तो उनको जेल भेजा गया। जेल के अंदर स्पेशल हम लोग उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी उनके आपराधिक इतिहास रहा है, केसेस जो रहे हैं, उसके लिए एक अलग से एक कमेटी बनाई गई है। केसेस के मॉनिटरिंग हो रही है ताकि वो जल्दी बेल आउट होकर नहीं आए और उसको कन्विक्शन मिले। खूंटी के रनिया प्रखंड में क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। जंगल से भटककर हाथी अब किसानों के खेतों और ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं और फसलों के साथ साथ घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला किशनपुर मांझी टोली गांव की है, जहां देर रात एक जंगली हाथी ने किसान दीपक मांझी के करीब 1.5 एकड़ खेत में लगी धान की फसल को रौंदकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हाथी के इस हमले से किसान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। पलामू के पाकी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कई स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन उनमें अब तक स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू ही नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद की ओर से करीब 10 से ज्यादा नए उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। इसी को लेकर स्थानीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज जितने भी पाकी विधानसभा में स्वास्थ्य केंद्र बने, वो स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य के जांच के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए बना। लूट करके कहिए कि व्यक्तिगत एजेंसी के लोगों को और व्यक्तिगत ठेकेदार के लोगों को और वहां के कुछ जाने माने लोगों को जिनका संबंध एजेंसी में जिला परिषद में अच्छा है, जो रात दिन कहिए कि चाटुकारी करते हैं, जो घूमते रहते हैं, उनको एक लाभ पहुंचाने के लिए, आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र बने और लोगों का स्वास्थ्य जांच हो और ये कहिए कि स्वास्थ्य सुविधा मिले। खूंटी और चाईबासा के सीमावर्ती इलाके में सिस्टम की अनदेखी की तस्वीर सामने आई है। रनिया प्रखंड के खटखुरा पंचायत के जरागुटू गांव के पास पिछले साल बारिश में पुल ध्वस्त हो गया था। पुल टूटा तो दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया। स्कूली बच्चों से लेकर मरीज, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग तक परेशान हुए। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर करीब 30 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा लकड़ी का अस्थायी पुल बना लिया।
1 साल से यही पुल ग्रामीणों का सहारा है, लेकिन बरसात में इस जर्जर लकड़ी के पुल से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा है। गया है, हम लोग का वीडियो साहब आए थे और बोले थे कि हम यथाजत सघर पुल बनाएंगे बोल का आश्वासन देके गए थे। थाना से भी आए थे, थाना विभाग वाला भी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सुनवाई भी नहीं हो रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। यहाँ बहुत दूर से आते हैं, सिंहभूम का कम से कम 15-20 गांव का आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। ये पुलिया 1 साल से खराब है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है इसमें। तो इसमें स्कूली बच्चा को बहुत परेशानी होता है और गर्भवती महिला को, विशेषकर जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको बहुत ही असुविधा हो रही है। उधर से घूम के जाना पड़ता है। गुमला के उदय गोप की दुबई में रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 45 दिनों से बेटे की तलाश में भटक रहे परिजनों और ग्रामीणों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। परिजनों ने सीलम स्थित गुरुकुल पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और गुरुकुल का घेराव कर उदय की जल्द सकुशल बरामदगी की मांग की। प्रशासन अभी तक 45 डेज में उदय गोप को नहीं खोज पाया है। क्या उसको दुबई का आसमान निकल गया या जमी खा गया? तो ये सब चीज खुद ये प्रिंसिपल भी बताएंगे, जो यहाँ पे छा रहे हैं वो लोग बताएंगे। धनबाद में डेंजर जोन में रहने वाले विस्थापित परिवारों को बेलगड़िया में बसाने की योजना पर विरोध के बादल मंडराने लगे हैं। झरिया, कतरास और केंदुआडीह के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए आवास विकसित की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय रैयत अपनी जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल ने साल 1984 में 16 गांवों की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन आज भी 600 से ज्यादा रैयत नियोजन और मुआवजे से वंचित हैं। ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो बीसीसीएल की एक परियोजना थी, उसके लिए वर्ष 1984-85 में इस बलियापुर अंचल के 16 गांव की जमीन का अर्जन किया गया था। 1759.44 एकड़ जमीन का अर्जन किया गया और उस समय बीसीसीएल प्रबंधन के साथ डीसी साहब जबरदस्ती हम लोग जमीन में जेसीबी चला रही है, बोल रहे कि ये जमीन हम अधिग्रहित कर लिए हैं। हम ना पेमेंट लिए हैं, ना नौकरी मिला हमें, ना मेरे दादाजी को नौकरी मिला, ना हमें मिला, ना मेरे बाबूजी को मिला है बीसीसीएल द्वारा। तो ये जमीन किस आधार पर अधिग्रहित? दुमका में अब सिर्फ इतिहास और संस्कृति की बातें नहीं होंगी, बल्कि यहां आने वाले लोग संथाल परगना की पूरी विरासत को अपनी आंखों से देख और महसूस कर सकेंगे। दरअसल उपराजधानी दुमका में संथाल परगना का पहला ट्राइबल थीम पर भव्य म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस म्यूजियम में करीब 15,000 वर्ग फीट की विशाल गैलरी होगी, जहां आदिवासी समाज के रहन सहन, परंपरा, कला और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इतिहास और संस्कृति की बातें नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पर आने वाले लोग संथाल परगना की पूरी विरासत को अपनी आंखों से देखकर और महसूस कर सकेंगे। दरअसल उपराजधानी दुमका में संथाल परगना का पहला ट्राइबल थीम पर आधारित भव्य और आधुनिक संग्रहालय तैयार किया जा रहा है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस म्यूजियम में 15,000 वर्ग फीट की विशाल गैलरी होगी, जहां आदिवासी समाज के रहन सहन, परंपरा, कला और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को जो है बेहद खास तौर पर उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और सबसे खास बात इसकी यह है कि यहाँ की जो आर्किटेक्चर है वो दुमका के प्रसिद्ध मलूटी मंदिरों की ऐतिहासिक जो टेराकोटा है उससे प्रेरित है, यानी कि इमारत जो है खुद भी यहाँ की संस्कृति और इतिहास की कहानी कहेगी। यह सिर्फ एक म्यूजियम ही नहीं, यहाँ भाषा केंद्र, सेमिनार हॉल, स्थानीय कलाकारों के लिए प्रदर्शनी गैलरी और करीब 350 लोगों के क्षमता वाला ओपन थिएटर भी बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी, संस्कृति और पहचान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने वाला एक नया सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा है। बता दें कि अभी इस पर काम जारी है। संभावित तौर पर ये नवंबर से दिसंबर तक आम लोगों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन से यात्रियों के लिए राहत की खबर है। करीब 3 महीने के बाद हावड़ा से जबलपुर के बीच शक्तिपुंज एक्सप्रेस के साथ 3 अन्य साप्ताहिक ट्रेनों का ठहराव एक बार फिर से बरकाकाना में शुरू हो गया है। ट्रेनों का ठहराव बंद होने से यात्रियों के साथ साथ स्टेशन के वेंडरों को भी काफी परेशानी हो रही थी।
अब ठहराव बहाल होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं वेंडरों के कारोबार में फिर से रौनक लौटने की उम्मीद है। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 को, क्योंकि बार बार ये मुद्दा आप लोग ने उठाया और खुशकिस्मत है कि हम लोग का ट्रेन महत्वपूर्ण ट्रेन है, बहुत ज़्यादा आज से नहीं, हमको लगता है कि 25-30 साल से शक्तिपुंज आ रही थी और एक बैग यहाँ बंद कर दिया गया। आपका व्यवसाय भी ठीक ठाक चलता है। हाँ और पब्लिक लोग को भी और बहुत खुशी की बात है, शक्तिपुंज आने लगे तो बहुत अच्छा बात है। और शक्तिपुंज नहीं आती थी तो काफ़ी परेशानी होती थी यहाँ के जनता को, हम लोग के भी कलकत्ता जाने में हम लोग को भी परेशानी होती थी, आने जाने में रामगढ़ वासियों को भी बहुत परेशानी होती थी। यहाँ बड़ा स्टेशन है। न्यूज़ 18 को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं इस चैनल को कि सबसे पहले मुद्दा जो है कि सबसे पहले यही चैनल उठाए थे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। और दूसरा चीज़ है कि शक्तिपुंज एक्सप्रेस पुनः जो है कि बरकाखाना स्टेशन आ गई है, जिसके वजह से हम लोग का व्यवसाय में बहुत राहत मिला है, जीविकापार्जन पुनः जो है कि हम लोग का मौका मिला, हम लोग का जीने खाने। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी आज रांची पहुंचे, जहां वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने को लेकर बड़ी संख्या में फैंस उमड़े। इस दौरान कड़ी सुरक्षा तैनात रही। कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से इमरान हाशमी निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना हुए।